पिछले वीडियो में हमने एनालिटिकल मेथड की थी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, आज हम जो कर रहे हैं वो है लेमीज थ्योरम। तो इसमें क्या कहता है कि यदि हमारे पास बेटा तीन फोर्सेज हों और तीनों फोर्सेज जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम के अंदर हों, तो जो फोर्स होगा उनके बीच में वो कैसा होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। जो हमारे पास दो फोर्सेज और होंगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में कब होगा? इक्विलिब्रियम में तब होगा हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जब मान लिया हमने कि तीन वेक्टर है हमारे पास इस प्रकार से। ठीक है, और ये तीनों वेक्टर जो है सेम टाइम के अंदर इनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है, सेम ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, ये वेक्टर ए मान लिया, ये वेक्टर बी मान लिया और ये वेक्टर सी मान लिया इसमें। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया, ये हो गए। तो जब सेम ऑर्डर के अंदर है हमारे पास तीनों, ये इस प्रकार से है, यहाँ डायरेक्शन ऐसे होगी, ठीक इसके आगे ही फिर इस प्रकार होगी, और ये भी क्या हो गया, सेम वही हो गया। तीनों जो हमारे पास वेक्टर है, तीनों वेक्टर का सेम ऑर्डर है, और ये तीनों वेक्टर जो है एक ट्रायंगल की तीनों साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर जो रिजल्टेंट होगा ना हमारे पास, वो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट जीरो हो गया तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारे पास लेमीज थ्योरम है उसमें भी यही कहता है कि तीन फोर्सेज जो है वो लग रही है किसी पॉइंट के ऊपर, वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब समझ गए ना अब आप, कि जो हमारे पास वेक्टर हैं वो हमारे पास से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही टाइम के अंदर उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो सेम ऑर्डर के अंदर है। ठीक है, ये इस इक्विलिब्रियम का मतलब है। तो फोर्स जो होगी इनके बीच में वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेज। जो दो फोर्सेज हैं उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, उसका साइन हमारे पास उस फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट इज जो हमारे पास जैसे वेक्टर ए निकाले हम यहाँ पर। ठीक है, इनको हमने इस प्रकार मान लिया कि तीन फोर्सेज हैं हमारे पास। एक ये फोर्स हो गई, इसको हमने वेक्टर ए लिख दिया। ठीक है, और एक हमारे पास ये हो गई सेम ऑर्डर के अंदर, इसको हमने वेक्टर बी लिख दिया। और एक हमारे पास ये हो गई सेम ऑर्डर के अंदर, इसको हमने क्या लिख दिया, वेक्टर सी लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट हो गया ओ, इसको हमने दे दिया पी और इसको हमने दे दिया क्यू दे दिया। ठीक है, इनको थोड़ा थोड़ा हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया, इस प्रकार से जो है वो हमने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, ये तो इधर कर दिया हमने, ये कर देते हैं यहाँ पर, ये हमने इसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब देखिए एक आपके पास ये एंगल बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल इस ट्रायंगल का, एक इसका एक्सटर्नल एंगल ये है, और एक इसका एक्सटर्नल एंगल जो है वो ये है। ये तीन एक्सटर्नल एंगल बन रहे हैं, इनको हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, ये तीन हमने इनके नाम दे दिए। तो अब हम प्रूव करते हैं अल्फा बीटा गामा जो है वो एंगल है हमारे पास से किन के बीच का, फोर्स जो हमने ले रखी है ना, ए बी सी जो हमने फोर्स ले रखी हैं उनके बीच में। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको प्रूव करना है। प्रूफ, हमारे पास जैसे कि ये तीनों फोर्सेज जो है इक्विलिब्रियम में होने की वजह से एक तीनों जो हमारे पास एक ट्रायंगल की तीनों साइडों को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हमारे पास से जो वेक्टर ए है ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी वेक्टर ए डिवाइड बाई आपके पास है ये वाली साइड इसी के साथ ओपी, और ये किसके बराबर हो जाएगी, ऐसे ही वेक्टर बी के और डिवाइड में ये इसी के साथ वाला जो वेक्टर हो गया ओपी, सॉरी क्यूपी। ठीक है, ये साइड जो हो गई, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा जो वेक्टर सी है हमारे पास से और डिवाइड में
सेम यही लाइन जो हो जाएगी ओ क्यू जो हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ओ पी क्यू, इसके द्वारा हम साइन फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू बाय अप्लाइंग साइन फॉर्मूला। अगर इसमें हम साइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए ओ पी अगर हम निकालें तो इसके सामने वाली जो साइड रहेगी, ठीक है, ओपी के जो सामने वाली साइड रहेगी उसके साथ जो एंगल होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अब ओपी के सामने कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास जो ओपी हो गया। ठीक है, इसके साथ जो एंगल लग रहा है हमारे पास कौन सा है, ओपी के सामने ये एंगल लग रहा है। ठीक है, यानी दो साइडें जो भी है ना, उन दोनों साइडों के साथ जो एंगल बन रहा है वो हो जाएगा हमारे पास। अब एंगल तो ये बन रहा है ना इधर वाला तो हमें पता है ही नहीं कि भी कौन सा हो रहा है इसमें, तो हमने एक्सटर्नल एंगल मान लिया था कि ये अल्फा एंगल हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपके पास साइन एंगल हो जाएगा पी क्यू ओ। ठीक है, पी क्यू ओ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो है पी क्यू को देखें हम तो इसके साथ वाला जो एंगल हो जाएगा, यानी ये साइड के साथ और ये साइड के साथ जो एंगल बन रहा है इसमें कौन सा बन रहा है, क्यू ओ पी, साइन एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, इज इक्वल टू जो आपके पास ओ क्यू है, ओ क्यू, इसके सामने जो दो साइडें हैं इनके साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल कौन सा है, एंगल ये वाला बन रहा है, यानी ओ पी क्यू, साइन एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओ पी जो हमारे पास है ये वेक्टर ए के इक्वल है, तो वेक्टर ए हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें देखो ये जो एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि ये एंगल कितना होता है, ये निकालना है, तो 180 में से हम ये घटा दें तो हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास सिमिलरली यहाँ हो जाएगा, एक ये एंगल पूरा जो देखें तो 180 डिग्री, और उसमें से ये घटा देंगे तो ये एंगल बच जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर बी डिवाइड बाई साइन 180 माइनस में बीटा इज इक्वल टू वेक्टर सी, यहां हो जाएगा साइन 180 माइनस से गामा हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, वेक्टर डिवाइड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी वेक्टर डिवाइड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाई साइन गामा जो हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, लैमीज थ्योरम कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास होगा, यानी तीन जो वेक्टर है हमारे पास, यानी यो मान ले कि तीन फोर्सेज हैं किसी पॉइंट पर और वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो जो फोर्स लगेगा उसके अंदर वो फोर्स क्या होगा, जो दो फोर्सेज अलग जो है हमारे पास, उन दोनों फोर्सेज के बीच में जो एंगल बन रहा है ना उसका साइन के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए हमारे पास वेक्टर ए है, इसके ऊपर फोर्स अगर देखें तो दो साइड है हमारे पास, ये है बी और सी, इसके साथ जो एंगल बन रहा है यानी अल्फा एंगल हो गया ना, तो वेक्टर ए डिवाइड बाई साइन अल्फा हो गया। ऐसे ही वेक्टर बी डिवाइड बाई साइन बीटा, क्योंकि वेक्टर बी ये है आपके पास और इसके सामने दो साइड ये है, इनके साथ जो एंगल बन रहा है वो ये हो गया। ठीक है, यानी बीटा वाला हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा। ऐसे ही सी के साथ कौन सा बन रहा है, सी के साथ ये दो साइड है सामने इसके, तो इनके साथ ये एंगल हो गया, यानी गामा जो हो गया इधर आपका, तो सी डिवाइड बाई साइन गामा। ठीक है,
अब हमारे पास है प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन की कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो वो देखिए यहां जो दे रखा है इसमें पहली प्रॉपर्टी में कि वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, कि जो वेक्टर एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि यदि हमारे पास एक वेक्टर है और प्लस में दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर का सम करते हैं तो उनका अपोजिट कर दें, अपोजिट करके सम कर दें तो भी हमारे पास क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, यानी क्या कहता है कि सम ऑफ द टू वेक्टर्स रिमेन सेम इन whatever order they may be added। ठीक है, जब हम उनको ऐड करते हैं तो जो उनका वेक्टर सम होता है हमारे पास वो क्या होगा, बराबर होगा, यदि अपोजिट करके भी ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो हमने दो वेक्टर मान लिए, एक वेक्टर ए मान लिया और इस प्रकार से एक वेक्टर क्या मान लिया, बी मान लिया। ये दोनों वेक्टर जो है वो एक पैरेललोग्राम की दो साइडों को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास हो जाएगा वो इसका डायगोनल हो जाएगा, जो रिजल्टेंट होता है हमारे पास। ठीक है, इसको हमने इसके साथ मिला दिया और ये इसके साथ मिला दिया। ठीक है, इसको हमने क्यों नाम दे दिया, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि जो वेक्टर ए है हमारे पास वो किसके इक्वल है, वो ओपी के इक्वल है, और ओपी किसके इक्वल है, एस क्यू के इक्वल है। ऐसे ही वेक्टर बी अगर देखें तो वो आपके पास किसके इक्वल हो गया, ओ एस के इक्वल हो गया, और ये आपके पास पी क्यू के इक्वल है। यहां पर ट्रायंगल लॉ लगाते हैं, यूजिंग ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल ओ एस क्यू। ठीक है, ओ एस क्यू ट्रायंगल के अंदर हम ये लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखिए एक वेक्टर जो आपके पास वो ये हो गया यहां पर बी, और ये हो गया ए वेक्टर, तो यानी ओ एस प्लस में एस क्यू सेम डायरेक्शन है ना, और वो किसके बराबर होगा, इनके रिजल्टेंट के, और रिजल्टेंट किसके बराबर है, ओ क्यू के बराबर है। तो यहां से ओ क्यू किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसके अंदर हम ये लॉ अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल लॉ इन ट्रायंगल, ये बाय अप्लाइंग ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल के अंदर हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए आपके पास है ओपी प्लस में पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू के इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ क्यू के इक्वल हो गया। ओपी किसके इक्वल है, वेक्टर ए के इक्वल है, और पी क्यू किसके इक्वल है, वेक्टर बी के इक्वल है, पी क्यू। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके पास है ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमारे पास ओ क्यू है वो ए प्लस बी के इक्वल है। यहां पर हमने ये करना है बेटा, ओ एस जो है आपके पास ये वेक्टर बी है। ठीक है, ओ एस वेक्टर बी है और एस क्यू जो है वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए हो जाएगा। तो एक इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और एक ये हो जाएगी आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से देखिए ओ क्यू आपके पास बी प्लस ए के बराबर हो गया, और ये आपके पास ए प्लस बी के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी प्लस ए। ये आपके पास क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो हमारे पास कम्यूटेटिव है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है वेक्टर एडिशन
ओबे एसोसिएटिव लॉ, यानी सम ऑफ जो वेक्टर है वो हमेशा सेम रहेगा यदि हम उनको ग्रुप में भी ऐड करें तो भी। ठीक है, जैसे a प्लस बी है, दोनों का पहले एडिशन कर दे, फिर प्लस में c जो वेक्टर है वो हम ऐड कर दें, तो वो किसके बराबर होगा, a वेक्टर हो गया प्लस में b प्लस c, पहले b और c वेक्टर का जो एडिशन कर दे और फिर हम a वेक्टर को एडिशन कर दे, तो वो हमारे पास क्या होगा, बराबर आएगा। ठीक है, कैसे, हमने 3 वेक्टर जो है कंसीडर कर लिए, इसमें एक वेक्टर ये हो गया वेक्टर a, और दूसरा वेक्टर हो गया ये वेक्टर b हो गया, और एक वेक्टर क्या मान लिया इस प्रकार से जो है ये वेक्टर c मान लिया इसमें। ठीक है, और ये इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये 3 जो वेक्टर हमने लिए हैं ये एक पॉलीगन की 3 साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया ओ पी क्यू एस, और ये हमारे पास से आर जो हो गया इनका रिजल्टेंट हो गया। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल बन गई जिसका रिजल्टेंट हमारे पास ये हो जाएगा। ऐसे ही हमने इसको मिला दिया, ये ऐसे। ठीक है, तो देखिए हम पहले यहाँ पर ट्रायंगल ला अगर लगाएं तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, जो आपके पास ओ पी क्यू ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने ये रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू फाइंड करते हैं यहाँ पर, ओ क्यू वेक्टर वो हो जाएगा ओ पी प्लस में पी क्यू वेक्टर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओ क्यू यहां पर ओपी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी जो है वेक्टर ए के इक्वल है, और ये आपके पास वेक्टर बी के इक्वल हो गया। तो ओ क्यू की वैल्यू आ गई, ये कितना बन गया आपके पास, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बन गया। ठीक है, अब हम दूसरी ट्रायंगल को यूज करते हैं, इन ट्रायंगल ओ क्यू एस, ये जो है ओ क्यू एस इस ट्रायंगल के अंदर हम यूज करते हैं। तो देखिए यहां पर ओ एस जो है आपके पास, ये हमारे पास रिजल्टेंट है इसका, तो ओ एस किसके बराबर हो जाएगा, ओ एस हो जाएगा ओ क्यू प्लस में क्यू एस के बराबर। ठीक है, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू किसके इक्वल है, ये हमारे पास ए प्लस बी के इक्वल है, और ओ क्यू एस जो है आपके पास ये वेक्टर सी के इक्वल है। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। सिमिलरली जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे वो आपके पास है पी क्यू एस, ये जो आपके पास है पी क्यू एस, अब की बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हम यूज करेंगे। तो पी क्यू एस के अंदर देखिए पी क्यू एस, ये सेम ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर, और ये इनका रिजल्टेंट। तो आपके पास पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी एस जो है पी क्यू प्लस में क्यू एस के बराबर हो जाएगा, क्यू एस, और पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू आपके पास है ये रहा बी वेक्टर के बराबर, और ये किसके बराबर हो गया, प्लस में सी वेक्टर के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पी क्यू है ये कौन सी हो जाएगी, ये बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर के बराबर। अब जो हम ट्रायंगल यूज करेंगे वो आपके पास है ओ पी एस, यूजिंग ट्रायंगल ओ पी एस। ओ पी एस के अंदर रिजल्टेंट आपके पास कौन सा है, ये है ओ एस। ओ एस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी प्लस में पी एस के बराबर, पी एस। ओ पी जो है आपके पास किसके इक्वल है, ओ पी वेक्टर ए के इक्वल है, और पी एस हमने निकाल दिया वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई सेकेंड। दोनों को कंपेयर करवा दो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें आपके पास ओ एस के बराबर हो गया, यानी ये टर्म भी आपके पास बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए प्लस बी है प्लस सी वेक्टर के, वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए, और इन दोनों का ग्रुप जो हो जाएगा प्लस में। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी कहलाएगी,
ये प्रॉपर्टी कहलाएगी कि वेक्टर आर एसोसिएटिव। ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, जो वेक्टर एडिशन है वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। जैसे हमारे पास n इंटू में a प्लस बी दो वेक्टर है, उसको किसी इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो किसके इक्वल होगा, n a वेक्टर प्लस में n b वेक्टर के बराबर। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगी। ठीक है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड ओनली। ठीक है, जो सेम नेचर के हमारे पास वेक्टर होंगे वही ऐड होंगे, अदरवाइज वेक्टर है वो अलग ऐड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे वेलोसिटी जो वेक्टर है हमारे पास वो सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर के अंदर ऐड होगा जो दूसरा होगा, वो फोर्स वेक्टर के अंदर ऐड नहीं होगा। जैसे हमारे पास दो फोर्स है F1 प्लस F2 तो वो टोटल फोर्स के बराबर आएगा, F के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब यही होगा कि जो सेम नेचर के होंगे वेक्टर वही ऐड होंगे, अदर वेक्टर ऐड नहीं होंगे। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी जो कहता है इसमें कि रिजल्टेंट जो है हमारे पास दो वेक्टर का, उनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो डिपेंड करता है उनके बीच में एंगल कैसा है। द रिजल्टेंट of two vectors A and B can have any values from A minus B to vector A plus B depending on एंगल बिटवीन देम। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारे पास से, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अगर देखें तो वो डिक्रीज हो जाएगा यदि एंगल जो है वो इंक्रीज होगा 0 से 180 में। ध्यान रखना, जो मैग्नीट्यूड होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट decreases as the angle increases। कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। जितना ज्यादा जो एंगल है हमारे पास वो इंक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड उसकी उतनी ही डिक्रीज होती चलेगी। ठीक है। अब है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, जैसे हमने मान लिया कोई बी वेक्टर है, उसमें से हमने कोई ए वेक्टर घटाना है तो किसके बराबर होगा, जब हम उसके अंदर ऐड कर देते हो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी टू वेक्टर ए। ठीक है, ए माइनस बी हम कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा, जो वेक्टर ए है उसमें हम ऐड कर देंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, तो वो आपके पास के सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा। जैसे कि आपके पास ये वेक्टर हो गया, इस प्रकार से ये डायरेक्शन है वेक्टर बी की, तो इसमें क्या कर देंगे, जो नेगेटिव वेक्टर बी इस प्रकार हो जाएगा और ये आपका कोई ए वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दें, ये जो बी वेक्टर था इसमें हमने ऐड कर दिया कौन सा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, सॉरी वेक्टर बी। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, ये एडिशन कर दिया इसमें वेक्टर ए के अंदर, तो वो आपके पास ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन और सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थी। लैमीज थ्योरम को हमने डिस्कस किया है। इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें। थैंक यू।